जैसे ही नवीन उसे ध्यान से देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ये ये कैसे हो सकता है? वो धीरे से बुदबुदाया। इस टुकड़े पर एक खास निशान बना हुआ था, एक गोल आकृति जिसके चारों तरफ 10 छोटे छोटे खांचे बने हुए थे, जैसे किसी बड़े लॉकेट के 10 हिस्से आपस में जोड़कर उसे फिर बनाते हैं, ठीक वैसे। और इस समय नवीन के हाथ में जो टुकड़ा था, वो उन 10 हिस्सों में से पहला हिस्सा था। नवीन की सांसें एक पल के लिए रुक जाती है। वो उस टुकड़े को अपनी हथेली में घुमाकर ध्यान से देखने लगता है। तो इसका मतलब ये सच था, वो खुद से धीरे धीरे कहता है। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों दिखाई दे रही थी। 10 हिस्सों वाला लॉकेट, जिसकी ताकत के बारे में सिर्फ कहानियाँ सुनी थी, वो हल्का सा मुस्कुराता है और उसका पहला हिस्सा आज मेरे हाथ में है। नवीन कुछ पल तक उस चमकते हुए टुकड़े को देखता रहता है, फिर वो धीरे से कहता है, अगर पहला हिस्सा यहाँ है तो बाकी के 9 हिस्से भी कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, और अगर वो सारे हिस्से एक साथ मिल गए। वो हल्का सा रुकता है और आसमां की तरफ देखता है, तो शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति जाग उठेगी। नवीन उस टुकड़े को कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और फिर धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब उन सब की यात्रा सिर्फ एक लड़ाई तक सीमित नहीं थी। अब उन्हें ढूंढना थे उस रहस्यमय लॉकेट के बाकी 9 हिस्से। रात में मिले उस रहस्यमय टुकड़े को अपनी मुट्ठी में कसकर कपड़े पकड़े हुए नवीन धीरे धीरे अंधेरे में ही कहीं खो जाता है। कसौली। अगले दिन हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा शांत शहर कसौली। ठंडी हवा देवदार के पेड़ों को छूती हुई गुजर रही थी। उसे शांत वातावरण में पहाड़ी की ढलान पर बना एक पुराना सा बंगला था। यहीं रहते थे प्रोफेसर रुद्रनाथ। प्रोफेसर रुद्रनाथ अपने स्टडी रूम में पुराने दस्तावेज और किताबें देख रहे थे। चारों तरफ अलमारियों में सदियों पुरानी पांडुलिपियाँ और रहस्यमयी किताबें रखी हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। आ जाइए, प्रोफेसर बिना सिर झुक उठाए कहते हैं। दरवाज़ा खुलता है और अंदर वैभवी आती है। उसके चेहरे पर साफ चिंता और घबराहट दिखाई दे रही थी। प्रोफेसर रुद्रनाथ जब उसकी हालत देखते हैं तो तुरंत पूछते हैं, वैभवी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वैभवी कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे धीरे कहती है, सर, वो किताब याद है आपको? प्रोफेसर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। कौन सी किताब? वही रहस्यमय किताब जो सालों पहले अचानक जाग उठी थी। ये सुनते ही प्रोफेसर रुद्रनाथ की आंखें चौड़ी हो जाती है। क्या मतलब, वो किताब फिर से जाग गई है? वैभवी हल्के से सिर हिलाती है। हाँ सर, और इस बार जो कुछ हो रहा है वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। प्रोफेसर धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठते हैं
और खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। असंभव, इतने सालों बाद वो शक्ति फिर कैसे जाग सकती है। वैभव एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहती है, सर, सिर्फ किताब ही नहीं। प्रोफेसर उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं। और क्या? वैभवी थोड़ा हिचकते हुए कहती है, उस लॉकेट का भी जिक्र हुआ है। लॉकेट? प्रोफेसर रुद्रनाथ की आवाज़ में अचानक हैरानी भर जाती है। वैभवी सिर हिलाती है। हाँ सर, वही रहस्यमय लॉकेट जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अपार शक्ति छिपी हुई है। वो थोड़ा रुककर आगे कहती है, लेकिन उस लॉकेट को बहुत पहले ही तोड़ दिया गया था। उसके 10 टुकड़े कर दिए गए थे ताकि उसकी शक्ति कभी वापस ना आ सके। प्रोफेसर रुद्रनाथ की आंखों में गहरी सोच उतर आती है। हाँ, मुझे याद है, वो धीरे से बुदबुदाते हैं। 10 टुकड़े, और फिर उन टुकड़ों का हर निशान इतिहास से मिटा दिया गया था। कुछ पल के लिए दोनों खामोश हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर गंभीर आवाज में कहते हैं, अगर ये सब फिर से सामने आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो टुकड़े फिर से सामने आने वाले हैं। वैभवी घबराई हुई आवाज में पूछती है, तो इसका मतलब वो शक्ति फिर से जाग सकती है? प्रोफेसर धीरे से सिर हिलाते हैं। संभव है, लेकिन अभी हमें पूरी सच्चाई पता करना होगा। वो अपनी मेज पर रखी एक मोटी सी पुरानी किताब उठाते हुए कहते हैं, हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर इस सब के पीछे क्या रहस्य छिपा है। तभी अचानक वैभवी का फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन निकाल कर स्क्रीन देखती है। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी उभर आती है। नवीन। वो तुरंत कॉल रिसीव करती है। हेलो नवीन, सब ठीक है ना? फ़ोन के दूसरी तरफ से नवीन की थकी हुई लेकिन गंभीर आवाज़ आती है। वैभवी, मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात तुरंत पता होनी चाहिए। वैभवी की आवाज़ थोड़ी बेचैन हो जाती है। क्या हुआ? नवीन कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, मुझे उस लॉकेट का एक टुकड़ा मिल गया है। यह सुनते ही वैभवी पूरी तरह सन्न रह जाती है। क्या? प्रोफेसर रुद्रनाथ भी उसकी तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। वैभवी धीरे से पूछती है, तुम सच कर रहे हो? नवीन की आवाज़ फिर सुनाई देती है। हाँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह उसी लॉकेट का पहला हिस्सा है जिसके बारे में हम सालों से सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं। ये सुनते ही प्रोफेसर रुद्रनाथ के चेहरे पर गहरी हैरानी फैल जाती है। वैभवी धीरे धीरे फ़ोन को स्पीकर पर रख देती है। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब एक बात साफ हो चुकी थी। रहस्यमय लॉकेट का पहला टुकड़ा फिर से सामने आ चुका था, और शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। नवीन की बात सुनते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। वैभवी के हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसकी आंखें हैरानी से फैल रही थी। वही सामने खड़े प्रोफेसर रुद्रनाथ भी कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़े रह जाते हैं, जैसे उन्होंने जो सुना है उस पर यकीन ही ना हो रहा हो। तुम सच कह रहे हो नवीन? वैभवी धीरे से पूछती है। फ़ोन के दूसरी तरफ से नवीन की गंभीर आवाज़ आती है। हाँ, मैंने खुद उसे देखा। वो उसी लॉकेट का हिस्सा है
ये सुनते ही वैभवी और प्रोफेसर रुद्रनाथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरों पर पहले गहरी हैरानी होती है, लेकिन अगले ही पल वही हैरानी धीरे धीरे एक अजीब सी खुशी और उम्मीद में बदलने लगती है। प्रोफेसर रुद्रनाथ की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो धीमी आवाज में कहते हैं, तो इसका मतलब वो वाक्य पूरा नहीं कर पाते, लेकिन उनके चेहरे पर जो भाव थे वो सब कुछ कह चुके थे। इसका मतलब देव वंशज के लौटने की संभावना अभी भी जिंदा है। वैभवी की आंखों में भी अब उम्मीद की चमक दिखाई देने लगती है, और शायद यही वो मौका है जब हम उन पूरी शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। प्रोफेसर रुद्रनाथ धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच और साथ ही एक हल्की मुस्कान थी। वो धीरे से कहते हैं, तुम्हें पता है वैभवी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन कहानियों और इतिहास को पढ़ते हुए गुजारी है। वो मेज़ पर रखी पुरानी किताब को हल्के से छूते हैं। देववंशज, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ दंत कथाओं में रह गया है। वो गहरी सांस लेते हैं। लेकिन आज, इतने सालों बाद, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो सिर्फ कहानी नहीं थी। उनकी आंखों में गर्व की हल्की चमक दिखाई देती है। अगर उस लॉकेट का एक टुकड़ा मिल चुका है, तो इसका मतलब है कि इतिहास खुद को फिर से दोहराने वाला है। कुछ पल के लिए कमरे में फिर खामोशी छा जाती है। फिर अचानक वैभवी जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आती है। रुको, वो धीरे से कहती है। प्रोफेसर उसकी तरफ देखते हैं। वैभवी की आंखों में अब साफ समझ दिखाई दे रही थी। अगर नवीन को उस लॉकेट का पहला हिस्सा मिला है, वो धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाती है, तो इसका मतलब है कि बाकी 9 हिस्से भी कहीं न कहीं ज़रूर होंगे। प्रोफेसर रुद्रनाथ ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। वैभवी आगे कहती है, और अगर हम उन सारे 9 हिस्सों को ढूंढ लें, वो थोड़ी देर रुकती है, तो हम उस पूरे लॉकेट को फिर से जोड़ सकते हैं। प्रोफेसर की आंखों में अचानक गहरी चमक आ जाती है, और जब लॉकेट पूरा होगा, वैभवी की आवाज़ थोड़ी धीमी लेकिन दृढ़ हो जाती है। तब शायद हम देव वंशज के असली वारिस को ढूंढ पाएंगे। ये सुनते ही प्रोफेसर रुद्रनाथ के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहते हैं, सालों बाद मुझे पहली बार लग रहा है कि हम हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं। वो खड़े होते हैं और खिड़की से बाहर पहाड़ों की तरफ देखते हैं। अगर किस्मत ने हमें ये मौका दिया है, वो दृढ़ आवाज़ में आगे कहते हैं, तो हमें उस लॉकेट के बाकी 9 टुकड़े भी ढूंढने होंगे। वैभवी धीरे से सिर हिलाती है। फ़ोन की दूसरी तरफ खड़ा नवीन भी सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। अब तीनों को एक बात साफ समझ आ चुकी थी। ये सिर्फ एक टुकड़ा मिलने की कहानी नहीं थी। ये शुरुआत थी देव वंशज के वारिस को ढूंढने की। क्या नवीन और बाकी सब मिलकर सच में उस रहस्यमय लॉकेट के बाकी 9 टुकड़ों को ढूंढ पाएगा? आखिर देव वंशज का असली वारिस कौन है और वो कहाँ छिपा हुआ है? क्या काली शक्तियाँ उस लॉकेट के सभी टुकड़ों को जोड़ने में सफल हो पाएगी?